कार्तिक और रितु दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। रितु शहर में रहने वाली एक अनाथ लड़की होती है, वही कार्तिक का परिवार गांव में रहता है और वो शहर में रितु के साथ एक लिव इन रिलेशनशिप में रहता है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ रितु, लेकिन हम दोनों कब तक ऐसे लिविंग में रहेंगे? हम दोनों को अभी शादी करनी चाहिए ना। अरे नहीं कार्तिक, हम दोनों साथ में तो रह रहे हैं ना, खुश है एक दूसरे के साथ में, और हमें क्या चाहिए? और होता ही क्या है शादी में, दो लोग साथ ही तो रहते हैं। लेकिन रितु, अगर मेरे घर वालों ने शादी की बात छेड़ दी तो मैं उन्हें क्या कहूंगा? डोंट वरी कार्तिक, अभी तुम्हारी शादी की उम्र नहीं हुई है, सो जस्ट चिल। और वैसे भी मुझे ये फैमिली ड्रामा नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। सास ननद, जेठानी देवरानी, ओ गॉड, एक बार शादी होने के बाद एक लड़की पर कितनी सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। फिर एक दिन, ओफो रितु, तुम आज फिर से मैगी बना रही हो। यार पक गया हूं मैं मैगी खा खा कर। कुछ अलग बनाना क्यों नहीं सीखती तुम? देखो कार्तिक, बैठे बैठे महाराजा की तरह फरमाइशें मत करो। और रही बात मैगी बनाने की, तो मुझे सिर्फ यही आता है, और तुम्हें कुछ और खाना है तो तुम खुद सीख लो ना। अब जाओ, बाकी के काम निपटाओ। मुझे जो आता है मैं वही बनाऊंगी। यहाँ पर तुम्हारी सारी फरमाइशें पूरी करने का ठेका नहीं उठाया है मैंने। और हाँ, अभी मैगी खाने के बाद सारे बर्तन आज तुम्हें धोने हैं, समझे तुम? लेकिन रितु, चुप रहो कार्तिक, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। अब जाओ, जाकर अलमारी साफ करो। पूरे कमरे में गंद फैला कर रखा है तुमने, वो जाकर सफाई करो। दोनों में रोज छोटी छोटी बातों पर लड़ाई और नोकझोंक होती ही रहती है। आस पड़ोस वालों को उन्होंने ये कहा होता है कि वो दोनों शादीशुदा हैं। फिर एक दिन दरवाजे पर एक पड़ोस की औरत आती है। आप कौन? अरे मैं तुम्हारी पड़ोसन हूँ, स्वर्णा। जी बोलिए झरना आंटी, आई मीन स्वर्णा आंटी। अरे आज हमारी सोसाइटी में हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम है, इसीलिए सारी सुहागन औरतों को बुलाया है। तुम भी तो एक सुहागन औरत हो ना, इसीलिए तुम भी आ जाना। आओगी ना? मैं और सुहागन? और नहीं तो क्या। अरे तुम लोगों की शादी हो गई है ना, अब मंगलसूत्र ना पहनना और सिंदूर ना लगाना, ये तो आजकल की लड़कियों का फैशन बन गया है। लेकिन कम से कम हल्दी कुमकुम तो कर लो बेटा। जरूर आना कार्यक्रम में। ठीक है आंटी जी, मैं आ जाऊंगी। ओके चलो बाय। और एक बात, अरे सुनो तो। बाय बाय आंटी जी। रितु दरवाजा बंद कर लेती है और वो उस कार्यक्रम में जाती ही नहीं। फिर एक दिन आधी रात को अचानक से उसके घर की डोरबेल बजती है और रितु और कार्तिक दोनों बहुत डर जाते हैं। कार्तिक, अरे कितना लेट हो गया है, अब कौन हो सकता है? रितु, तुम घबराओ मत, मैं देखता हूँ कौन है। फिर कार्तिक दरवाजा खोलता है और देखता है कि वहां पर उसके पापा लखन आए हैं। बाबूजी, नमस्ते बाबूजी। आप वो भी यहाँ लग गए रे। क्या हुआ कार्तिक, कौन है बाहर? ये लड़की कौन है कार्तिक बिटवा, जल्दी बता हमका। बाबूजी, वो ये मेरी अच्छी दोस्त है। क्या? ओह नो, ये तुम्हारे पापा है? हाँ, मैं इसका बाप हूँ। लेकिन ये यहाँ पर का करत रही लल्ला, वो भी आधी रात में? यह सब का चल रहा है? बाबूजी वो ये ना बाबूजी, दरअसल हम दोनों ने शादी कर ली है, हमें माफ कर दीजिए। लेकिन जल्दबाजी में हमें ये कदम उठाना पड़ा। मैं एक अनाथ लड़की हूं ना, और मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, इसीलिए कार्तिक ने मुझसे शादी कर ली। हाँ बाबूजी, सॉरी बाबूजी। अरे का सॉरी,
तोहरे सारी की तो ऐसी की तैसी। अरे मूर्ख, इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई तूने? तोहरा के तनिक भी शर्म नहीं आई का? तोहर माई और बहनिया को पता चलेगा तो ओ लोगों को कैसन लगेगा? नालायक कहीं का। मैं जानता हूँ बाबूजी, मैंने आपको और माई को नहीं बताई ये बात, लेकिन मैं और क्या करता, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। वैसे कब हुआ ये तुम दोनों का ब्याह? एक महीने पहले। हाँ, ओ तेरी का। अरे ई कहत रहा एक हफ्ता पहले, और तू कहत रही एक महीना पहले। अरे सच का है बाबूजी? एक हफ्ते पहले हम यहाँ पर रहने आए हैं और एक महीने पहले ही हमने शादी कर ली है। ये ऋतु थोड़ी सी भुलक्कड़ है। ठीक बा, अब जौन हो चुका है ओका तो हम लोगन बदल नहीं सकते। ओकरे खातिर अब तुम लोगों की शादी को स्वीकार कराए के बिना हमारे पास और कोनो चारा नहीं है। चलो बहुरिया, गाँव चलो। अब तोहरा ससुराल तोहार इंतजार करत रही। क्या ससुराल? नहीं नहीं बाबूजी, अगर रीतू को आप लोग गांव में लेकर जाओगे तो मेरा क्या होगा? मेरा खाना पीना कौन देखेगा? मुझे भी तो कोई संभालने वाला चाहिए ना। हाँ, वो बात भी है। ठीक बा, कोनो चिंता नहीं। हम तोहार माई और बहनिया को ही यहाँ शहर में बुला रहे हैं। क्या? उन दोनों के लाख मना करने के बावजूद भी लखन उन दोनों की बातें बिल्कुल भी नहीं सुनता और वो कार्तिक की माँ प्रकाशी और बहन कोयल को गांव से शहर में बुला लेता है। वो दोनों तो पहली बार में कार्तिक और ऋतु की शादी की खबर सुनकर हैरान हो जाते हैं, लेकिन बाद में वो ऋतु को अपनी बहू के रूप में स्वीकार लेते हैं। ये कहाँ फंस गए हम कार्तिक? जिस बात का डर था वही सब हो रहा है। मुझे ये परिवार वगैरह नहीं पसंद यार। अब मैं भी क्या करूं ऋतु? मुझे भी कोई सपना थोड़ी ना आया था। ये बाबूजी तो अचानक से ही शहर में आ गए, लेकिन मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि उन्होंने हमारा घर कैसे ढूंढ लिया। और तो और उन्होंने तो हमारी शादी को भी स्वीकार कर लिया। पहले पहले तो ऋतु को अपने ससुराल वालों के साथ रहने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि उसे घर का कोई भी काम नहीं आता और तो और खाना भी बनाने नहीं आता था। लेकिन उसकी सास प्रकाशी उसे तरह तरह के पकवान बनाना सिखा देती है। अरे ना ना बहू, ऐसे नहीं। दबा दबा के खोया भर, किनारा अगर फट गया तो तेल में डालते ही एक गुजिया चित्तर जाई है। समझी कि नहीं? जी माई। धीरे धीरे ऋतु को अपनी सास से ये सब सीखना पसंद आने लगता है और वो बहुत खुश रहने लगती है। लखन भी ऋतु को बेटी की तरह प्यार करता है और कोयल भी ऋतु के संग ननन नहीं बल्कि किसी सहेली की तरह पेश आती है और वो दोनों खूब गप्पे लड़ाती है। भाभी, आप भी आइए ना, हम सबके साथ खाना खाइए। हाँ बहुरिया, आओ हम सबके साथ खाना खाओ। ऐसन अकेले काहे खड़ी हो? हम सब गांव के हैं, लेकिन इतनी भी दबी हुई सोच नहीं है हमारी। जी जी बाबूजी, धन्यवाद। ऋतु और कार्तिक का रिश्ता भी अब धीरे धीरे सुधरने लगता है। वो दोनों कम लड़ाइयाँ करते हैं और उन दोनों में समझदारी भी बढ़ जाती है। अरे ऋतु, तुम रहने दो, मैं ये कपड़े प्रेस कर दूंगा। जाओ, जाकर आराम करो। थैंक्स कार्तिक, सच में सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है। मैं जिस परिवार के शब्द से इतनी चिड़चिड़ करती थी, आज उसी परिवार को सच में पाने के बाद मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैंने सब कुछ पा लिया है। मुझे तो माई, बाऊजी और कोयल तीनों से बहुत लगाव हो चुका है कार्तिक। वाह ऋतु, तुम्हारी मुंह से ये सब सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि हमारी लव स्टोरी ये टर्न लेगी और इस तरह हम झूठ मूठ के ही सही लेकिन मियाँ बीवी बनकर रहेंगे। हाँ कार्तिक,
माई, बाबूजी और कोयल, उन तीनों को नहीं पता कि हम दोनों शादीशुदा नहीं हैं। लेकिन जिस दिन उन्हें पता चलेगा कि मैं उनकी बिना शादी वाली बहू हूँ, तो क्या होगा कार्तिक? निगेटिव मत सोचो रितु, कुछ नहीं होगा और उन्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा। तभी कार्तिक की माँ प्रकाशी उनकी सारी बातें सुन लेती है और ये सब सुनने के बाद वो काफी चौंक जाती है। फिर वो उनकी सारी बातें लखन और कोयल को जाकर बताती है और सच्चाई जानने के बाद में वो दोनों भी काफी हैरान हो जाते हैं। ये सब हम का सुनत रहे? बता कार्तिक बिटवा, ये सच है? तुम दोनों ने हम लोगों से झूठ काहे बोला? हाँ बाबूजी, यही सच है। ये सच है कि हम दोनों शादीशुदा नहीं है। हमें माफ कर दीजिए बाबूजी। हाँ बाबूजी, हमें माफ कर दीजिए। माई, कोयल, आप दोनों भी हमें माफ कीजिए। कार्तिक तो पहले से ही मुझसे शादी करना चाहता था, लेकिन मैं कभी भी शादी के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि मैंने परिवार क्या होता है ये कभी महसूस नहीं किया। और मुझे ये लगता था कि जब मुझे शादी के बाद ससुराल मिलेगा तब मैं अपने परिवार का सामना नहीं कर पाऊंगी। मुझे उन जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर नहीं लादना था। क्या? हाँ माँ जी, लेकिन आप लोग जब यहाँ पर रहने आए तभी आप लोगों के प्यार ने, आप लोगों के अपनेपन में मेरे मन से, मेरे दिल से परिवार और शादी का मतलब ही बदल दिया। मुझे शादी और परिवार जैसी बातें अच्छी लगने लगी। आप लोग प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हमने जानबूझकर आप लोगों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई। हाँ माई बाबूजी, हमारा विश्वास कीजिए, हम उस रात डर गए थे, इसीलिए हमें आपसे झूठ कहना पड़ा कि हम शादीशुदा हैं। उन दोनों की बातें सुनकर कार्तिक के घर वाले उन दोनों को माफ कर देते हैं और समझदारी से उनकी प्रॉब्लम को सुनकर उनके साथ अच्छे से पेश आते हैं। कोनो बात नहीं बिटवा, तुम दोनों ने जो भी किया वो मजबूरी में और डर के कारण किया। हाँ, इके खातिर अब हम लोग तुम दोनों की असल में शादी कराएंगे, वो भी एकदम धूमधाम से। क्यों कोयलिया? हाँ माँ, मैं तो भाई की शादी में खूब नाचूंगी। माई और बाबूजी के इस फैसले से रितु और कार्तिक बहुत खुश होते हैं और अंत में उन दोनों की धूमधाम से शादी होती है और वो दोनों आखिरकार अपनी असली शादीशुदा जीवन की खुशी खुशी शुरुआत करते हैं। ऋषभ और निकिता एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन की बात है। निकिता जानू। हाँ मेरा बच्चा, बोलो ना, क्या चाहिए तुम्हें? कहाँ रह गई तुम? जल्दी आओ और मेरी टाई बांध दो, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। ओके बेबी, अभी आती हूँ, जरा रुको, तुम्हारा ही टिफिन पैक कर रही हूँ। तभी वहां पर उसकी सास, ससुर और ननंद भी मौजूद होते हैं। लो, शुरू हो गया इनका फालतू का ड्रामा। मेरा मतलब भाभी की बेबी सिटिंग शुरू हो गई। अरे कितने बड़े हो गए हैं दोनों, फिर भी हमारी ये बेवकूफ बहू मेरे ऋषभ लल्ला को बच्चा बच्चा कहकर पुकारती है। बेशरम कही की। अरे हमने तो हर तरह का प्यार देखा है, लेकिन ऐसा बकवास प्यार ना बाबा ना। बेबी, बाबू, बूबू, दिन रात सुबह शाम इनका तो बस यही चलता रहता है। फिर निकिता ऋषभ को टिफिन देते हुए कहती है, ऋषभ माय बेबी, ध्यान से ऑफिस जाना, वो मॉल के आगे वाले रास्ते पर जरा धीरे से गाड़ी चलाना, वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना। और हाँ, अपना टिफिन खुद ही खाना और उस ध्रुव के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ना। वो तुम्हें ऑफिस के बाद फिर से क्लब ले जाएगा और वापस दारू पिला देगा। नहीं स्वीटी बाय, तुम टेंशन मत लो। बाय बाय मेरा बच्चा। अरे बस करो तुम दोनों, नाक में दम करके रखा है। अरे तुम दोनों का बेवकूफ वाला प्यार देखकर तो मेरे सिर में दर्द होने लगा है। और ऋषभ लल्ला, ये निकिता बहू तेरी बीवी है, माँ नहीं। और निकिता बहू,
ये ऋषभ तेरा पति है, कोई बच्चा नहीं है जो तो इसे दिन रात बेबी सोना बच्चा कहती रहती है। ओफो माँ जी, आप मेरे और मेरे बच्चे के बारे में ऐसा नहीं बोल सकती। ये तो मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरा चांद सितारा है, समझिए आप। हाँ माँ, आपको मेरे और निकिता के प्यार को समझने के लिए पूरी उम्र लग जाएगी। अरे तुम दोनों के इस फुद्दू से प्यार को समझकर मुझे क्या अचार डालना है क्या, या फिर मुझे कोई अवार्ड मिलने वाला है? निकम्मे कहीं के। और भैया, आप थोड़ी ना कोई स्कूल जाते हुए बच्चे हो जो भाभी आपको इतने इंस्ट्रक्शंस दे रही है। तुम दोनों को अपना ये बाबू शोना बंद करना होगा। अभी तुम नौजवान गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं हो, तुम अब पति पत्नी हो। थोड़े तो समझदार बनो। घर वाले ऋषभ और निकिता को बहुत समझाते हैं, लेकिन वो दोनों बिल्कुल नहीं समझते। फिर एक रात, अरे भैया खाना खा लीजिए, भाभी आती ही होगी। आज मार्ट में बहुत भीड़ होगी, इसीलिए उन्हें टाइम लग रहा होगा। नहीं रितु, मैं तुम्हारी भाभी के आने का इंतजार करूंगा ताकि वो मुझे अपने प्यारे प्यारे कोमल हाथों से खाना खिलाए। क्या आप ये सब क्या बोल रहे हो? अरे आप कोई छोटे बच्चे हो क्या जो आपको किसी के खिलाने की जरूरत पड़े? ऋषभ, चुपचाप अपने हाथों से खाना खा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं पापा, मैं तो मेरी प्यारी दुलारी जाना के आने के बाद ही खाना खाऊंगा, और वो भी उसके हाथों से। बेबी, मैं आ गई। मेरे बाबू ने खाना खाया कि नहीं? और ले, कोई बात नहीं, मैं अब भी खिला देती हूँ तुम्हें। ओके जानू, आ जाओ जल्दी। मैं और ये थाली, हम दोनों भी तुम्हारा कब से वेट कर रहे हैं। फिर निकिता ऋषभ को अपने हाथों से खाना खिलाती है, जिसे देखकर मीनाक्षी और जगमोहन को बहुत गुस्सा आता है। बाप रे, मैं तो परेशान हो गई हूँ तुम दोनों से। कितनी नौटंकी करते हो। अरे तुम दोनों के इस अजीब से प्यार को देखकर तो मुझे उल्टी आती है। इतना क्या गुलू गुलू करते रहते हो तुम दोनों? अभी भी कोई देर नहीं हुई, इसीलिए सुधर जाओ तुम दोनों, इसी में तुम्हारी भलाई है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी ऋषभ और निकिता अपने घर वालों की बातों को अनसुना कर देते हैं। फिर एक दिन, ऋषभ, हमें गांव जाना होगा। वो हमारे गांव के परिवार में किसी की मौत हो गई है। क्या? इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? जाओ, अपने पापा के साथ जाओ। हाँ ऋषभ बेटा, अपना सामान पैक कर लो, जल्दी निकलना होगा हमें। नहीं पापा, मुझे पहले निकिता से पूछना होगा कि मैं आपके साथ जाऊं या नहीं। ओफो भैया, आप क्या छोटे बच्चे हो क्या जो आपको भाभी की परमिशन की जरूरत है? आपके लाइफ के डिसीजन आप खुद नहीं ले सकते क्या? नहीं, ऋषभ मेरा बाबू है और मेरे बाबू को मुझे पूछे बगैर कोई नहीं ले जा सकता। बाबू, तुम नहीं जाओगे गाँव, क्योंकि तुम्हारा वहां पर ख्याल रखने के लिए कोई नहीं होगा, इसीलिए तुम यहीं पर रहोगे। ठीक है जानू। देखा पापा, निकिता ने बोल दिया, अब मैं आपके साथ नहीं आ सकता। क्या? अरे ये तुझे क्या हो गया है ऋषभ? अपनी बीवी का पालतू कुत्ता बन गया है तू। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा ऐसा निकलेगा। जोरू का गुलाम देखा था, लेकिन जोरू का बच्चा पहली बार देख रही हूँ। अरे यहाँ पर तो भाभी भैया की माँ बन गई है और भैया भाभी के बच्चे। ऐसे कैसे चलेगा भैया? आप लोग हमारी आशिकी कभी नहीं समझ पाओगे। आशिकी? अरे आशिकी का ए भी पता है क्या तुम्हें? बड़े आए अपने प्यार को आशिकी का नाम देने वाले। अरे निब्बा निब्बी वाला बचपने जैसा प्यार है तुम दोनों का। इतने पढ़े लिखे हो, शहर में काम करते हो, लेकिन क्या फायदा इन सब का, जबकि तुम्हारी हरकतें तो गवारों जैसी है। घर वाले अब ऋषभ और निकिता के इस बचकाने वाले प्यार से बहुत ज्यादा तंग आने लगते हैं। पर तभी एक दिन ऋषभ और निकिता दोनों कहीं से घर वापस लौट रहे होते हैं। तभी अचानक से ऋषभ का पैर एक पत्थर से टकराता है और उसके पैर में मोच आ जाती है। मेरा पैर। ओह नो, तुम ठीक तो हो ना बाबू?
ज्यादा चोट तो नहीं आई ना तुम्हें? नहीं स्वीटहार्ट, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहाँ ठीक हो तुम? देखो, ठीक से चल भी नहीं पा रहे। हम एक काम करते हैं, घर में चलकर मैं इस पर बाम लगा दूंगी, लेकिन अभी के लिए हम टैक्सी से चलते हैं। फिर वो दोनों कई देर तक टैक्सी आने का इंतजार करते हैं, लेकिन ऑटो या टैक्सी नहीं आती और इसीलिए निकिता ही ऋषभ को अपनी गोदी में उठा लेती है। और तभी गली के मोहल्ले की औरतें सभी देख लेती हैं और घर के गेट पर खड़ी मीनाक्षी से कहती है देखो तो मीनाक्षी बहन, तुम्हारी बहू को तो बच्चा पैदा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास तो उसका पति है ना बच्चे के रूप में, तुम्हारी बहू का बच्चा। अरे अंगरी, तूने बिल्कुल सही कहा। अरे कैसे एंटिक पीस है ये दोनों, सच में बहुत ही अजीब है दोनों की लव स्टोरी। तुम दोनों कभी नहीं सुधरोगे, बस ठान कर रखा है कि अपने परिवार की इज्जत की धज्जियां तो उड़ा कर ही रहेंगे, फिर चाहे जो हो जाए। क्यों, सही कहा ना मैंने? अरे नहीं माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही है? वो मेरे बच्चे के पैर में मोच आ गई थी, इसीलिए उसे उठा लिया मैंने। अगर मोच का दर्द ज्यादा बढ़ जाता तो क्या होता मेरे बाबू को, है ना बेबी? हाँ, पता नहीं कब खत्म होगी इनकी नौटंकी। हे भगवान, उठा ले हमें। ये रोज रोज का देखने से अच्छा तो एक बार में ऊपर ही चला जाओ। अरे कितनी नाक कटवाओगे तुम दोनों, लोगों के लिए चलते फिरते कॉमेडी शो के किरदार बन गए हो तुम दोनों। लेकिन इतना होने के बाद भी इन दोनों पर कोई असर नहीं होता। फिर एक दिन निकिता अपने मायके चली जाती है। ये ले बेटी, ये लड्डू तेरे लिए मैंने अपने हाथों से बनाए हैं और पैक भी करके रखे हैं। वाओ माँ, ये तो मेरे फेवरेट लड्डू है। थैंक यू सो मच माँ। अभी तो बस मेरा बच्चा आ जाए तो मैं उसे भी खिलाऊंगी, उसे ये बहुत पसंद आएगा। कब तक आएगा क्या पता। हाय हाय, अरे ये तो क्या कह रही है निकी, तेरा बच्चा? अरे तूने बच्चा कब पैदा किया? कहीं तूने और जमाई ने कोई बच्चा तो गोद नहीं लिया ना? इतना बड़ा फैसला लिया और मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा। क्या जमाना आ गया है। ओ गॉड माँ, आप भी ना। अरे मैं मेरे बच्चे यानी मेरे पति की बात कर रही हूँ, मतलब आपके जमाई की। मेरा लाडला नटखट पति ऋषभ की बात कर रही हूँ मैं। क्या? इसका मतलब तू सच में उसे अपना बच्चा मानती है? उस दिन समदन जी भी मुझे फोन पर बता रही थी कि कैसे तूने जमाई को अपनी गोद में उठा लिया था और मोहल्ले में मजाक बन गया था। तब मैंने उनकी बातों पर इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये तो सच में एक गंभीर बात है। अपने पति को तू बच्चा कैसे बोल सकती है? क्यों नहीं बोल सकती माँ? अब वो मेरा छोटू सा क्यूट सा बेबी है ना माँ। अब क्या करूँ, बहुत प्यार करती हूँ मैं अपने गोलू मोलू बच्चे से। हे भगवान, लो आ गया मेरा बाबू। फिर ऋषभ और निकिता बड़े ही प्यार से एक दूसरे के गले मिलते हैं। निकिता, माय स्वीटहार्ट, ओह माय बेबी, पिछले 6 घंटों से मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। ओह हे भगवान, अरे तुम दोनों को ये सब शोभा देता है क्या? तुम दोनों ने ये सब मेरे सामने बोला ये ठीक है, लेकिन अगर कोई बाहर वाला ये सारी बातें सुन लेगा तो वो क्या सोचेगा कि तुम दोनों पागल ही हो। तुम दोनों अब बच्चे नहीं रहे, पति पत्नी हो। थोड़ा पति पत्नी की तरह रहा करो। ये बाबू सोना जादू टोना वगैरह वगैरह अपने बेडरूम तक सीमित रखो, लेकिन दुनिया वालों के सामने थोड़ा इज्जत से पेश आओ। अनुजा की बातें सुनकर उन दोनों को बहुत शर्मिंदगी होती है। अरे तुम दोनों का समाज और बाकी चीजों की कुछ भी नहीं पड़ी। बाहर की दुनिया को अपना बेडरूम समझ के रखा है तुमने। अरे तुम दोनों को समझा समझा कर तो तुम्हारे घर वाले भी तंग आ चुके हैं। एक बार कही गई बात पर तो बच्चे भी समझ जाते हैं, लेकिन तुम दोनों को कब समझ आएगी क्या पता। माफ कर दीजिए मम्मी जी, आप सही कह रही हो। शायद हम दोनों लाइन क्रॉस कर रहे हैं
और दुनिया वालों के सामने कुछ ज्यादा ही ओवर कर रहे हैं, जिससे सभी लोग हमसे इरिटेट हो रहे हैं। हाँ माँ, एंड थैंक यू हमें सच्चाई और सही गलत का आईना दिखाने के लिए। आगे से हम अपने प्यार को अपने तक ही सीमित रखेंगे और बाहर की दुनिया में सही तरह से पेश आएंगे, एकदम मैच्योर बनकर आएंगे। फिर उस दिन के बाद से निकिता और ऋषभ दोनों एक मैच्योर कपल की तरह रहने लगते हैं और अपनी बचकानी हरकतों को सुधार देते हैं। रोमा एक बहुत ही मॉडर्न और फैशनेबल औरत होती है। उसका बेटा विवेक एक दिन प्रोजेक्ट के काम के लिए गांव चला जाता है और वहां उसे गांव की बिंदिया से प्यार हो जाता है। फिर वो उसके साथ शादी करके उसे घर ले आता है। बिंदिया निहायत ही गंवार और अनपढ़ होती है। ओ माय गॉड विवेक, ये तुमने क्या कर दिया? ये नॉनसेंस लड़की कौन है? ये तो गांव की गंवार लग रही है। तुम इसे किस खेत से उठा ले आए? अरे सासू माँ, हमारा नाम बिंदिया है, नॉनसेंस नहीं। और रही बात हमारी और विवेक जी की शादी की, तो विवेक जी गांव में सैर करी के खातिर आए थे और वही दौरान हम दोनों का एक दूसरे के खातिर लोभ हुई गवा। मॉम, ये बिंदिया है, ये गांव की जरूर है, लेकिन आपको ऐसी बहू कहीं नहीं मिलेगी माँ। प्लीज मॉम, हम दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट कीजिए। नॉट एट ऑल, हरगिज नहीं। अरे इस इडियट को तो तुम्हारा नाम तक ठीक से पुकारना नहीं आता। बात तो ऐसी करती है जैसे मानो मुंह में पान चबा रही है। और तो और इसके बदन से कितनी गंदी तेल की बदबू आ रही है। अरे सासू माँ, ये तेल का बदबू नहीं, खुशबू है। बदबू तो आप शहरी लोगों का वो परफ्यूम है, जाउन में ढेर सारा वो काम मिलाते हैं विवेक जी, केमिकल्स। हाँ, केमिकल्स। रोमा विवेक पर बहुत गुस्सा करती है, लेकिन अंत में जब विवेक रोमा के सामने उदास चेहरा बनाता है, तब उसे अपने इकलौते बेटे के खातिर देसी बहू को अपनाना ही पड़ता है। फिर वो बिंदिया को सारा घर का काम समझाती है। अगले दिन सुबह जब रोमा नींद से उठती है, तब वो बिंदिया को घर के दरवाजे पर गोबर लेपते हुए देख लेती है। अरे पागल डफर, ब्लडी गांव की गवार, ये तुम क्या कर रही हो? सुबह सुबह ये क्या नौटंकी लगा के रखी है तुमने? अरे सासू माँ, ये नौटंकी नहीं है, ये तो गोबर है। और गोबर को घर के दरवाजे पर लेपने से घर माँ सुख शांति और माँ लक्ष्मी मैया का वास बना रहता है। ओ गॉड, अपनी सारी ओल्ड फैशन बातें अपने पास ही रखो और जल्दी से इसे साफ करो। मुझे मेरे घर के दरवाजे पर ये सारा कचरा नहीं चाहिए। मैं भी किस कचरे से बात कर रही हूँ? मेरा बेटा खुद ही गांव से कचरा उठा के लाया है। क्या कहा सासू माँ? कुछ नहीं, शायद तुम्हारे कान बज रहे हैं। कचरा भर गया है तुम्हारे कान में। रोमा को शर्मिंदा ना होना पड़े, इसीलिए वो बिंदिया को घर से बाहर निकलने से मना करती है और वो अपनी आस पड़ोस की मॉडर्न फ्रेंड्स को अपनी देसी गांव की बहू के बारे में कुछ भी नहीं बताती। लेकिन एक दिन रोमा अपना पर्स घर पर ही भूल जाती है, जिस कारण बिंदिया भागी दौड़ी सोसाइटी के कंपाउंड में आती है और वो रोमा को पर्स देती है। ये लो सासू माँ, अपन पर्स आप भूल गई थी, उकरे खातिर हमो ही ले आए नीचे ही का। ओ गॉड, इसका मतलब रोमा के बेटे ने इस गांव की गवार लड़की से शादी की है। सास इतनी मॉडर्न और बहू एकदम देसी जोकर, इसीलिए रोमा अपने घर पर किटी पार्टी रखने से मना कर रही थी। बेचारी रोमा। रोमा की इज्जत का पंचनामा हो जाता है। वो घर पर जाकर बिंदिया को खूब सुनाती है। 2 टकी की औकात नहीं है तुम्हारी। पक्का तुमने मेरे बेटे पर ब्लैक मैजिक किया होगा, इसीलिए उसने तुमसे शादी की।
हाँ सासू माँ, ये बात तो आपने ईदू में सही कही। विवेक जी के प्यार में माजिक वाई तो था, जाउन खातिर हमका भी उनसे लोभ हुई गवा और हमार लोभ हिस्ट्री की शुरुआत हुई गई। हे। अरे शट अप, तुम एक नंबर की साइको हो, तुम में ब्रेन ही नहीं है। का कहा? साइकिल ट्रेन? सासू माँ, हमका तो दोनों साइकिल और ट्रेन की सवारी में मजा आवत है। ओ गॉड, चुप रहो मेरी माँ, चुप रहो, फॉर गॉड सेक। लेकिन का सेकू, पापड़ या रोटियां? हे भगवान, उठा ले मुझे। मेरी ही किस्मत में ऐसी एंटीक पीस देसी बहू क्यों लिखी आपने? रोमा अब अपनी इस देसी बहू से बहुत तंग आने लगती है। उससे उसका दिन रात पूजा करना, घी में और मसालेदार खाना बनाना, बात करना, चाल चलन सब कुछ नापसंद होता है। एक दिन रोमा का फोन बारिश में भीग जाता है, जिस कारण वो बहुत परेशान होती है। सासू माँ तो बहुत ही परेशान है। हमका याद है, उन्होंने कहा था कि वो बर्फीली अलमारी यानी कि फ्रिजी में चीज़ें ठंडी होवत है और वो छुटका बक्सा यानी ओवन में चीज़ें गर्म होवत है। तो फिर सासू माँ का भीगा हुआ फोन हम ओवन में डाल देते। बिंदिया रोमा के फोन को ओवन में डाल देती है, जिसके बाद ओवन और फोन दोनों ब्लास्ट हो जाते हैं और इसी वजह से रोमा का गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है। बिंदिया, ये तुमने क्या कर दिया? अरे मेरा फोन अगर मैं दुकान ले जाती तो वो दुकान वाला मेरा फोन ठीक कर देता, लेकिन तुमने तो इसका दी एंड ही कर दिया। तुम खुद क्यों ब्लास्ट नहीं हो गई? ब्लडी नॉनसेंस वुमन। माफ कीजिएगा हमका सासू माँ, हमारे से गलती हुई गई। ऐसे ही एक दिन दूध वाला गांव चला जाता है। तभी रोमा बिल्डिंग के अंदर गाय लेकर आ जाती है और उसे घर के बाहर बांध देती है। अरे पागल औरत, तुम्हारे दिमाग का स्क्रू ढीला है क्या? ये तुम्हारा गांव का तबेला नहीं है, ये एक शहरी बिल्डिंग है। लेकिन सासू माँ, वो दूध वाला भैया तो गांव चला गया है, इसीलिए हमने मंदिर के पीछे वाले तबेले से ये गौ माता को लाने का फैसला किया। अभी के अभी इस गाय को वापस छोड़ के आओ। मैड गॉन केस कही की। एक दिन रोमा की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, उसे सांस लेने को भी दिक्कत होती है। बिंदिया मुझे हॉस्पिटल ले चलो। हे गंगा मैया, अब हम सासू माँ को कहाँ ले जाई? हमका तो पता भी नहीं कि कैसे जाते हैं और डॉक्टर बाबू कहाँ है। गांव में तो हर सड़क पर बैलगाड़ी और हाथ गाड़ी होवत है। अब हम यहाँ क्या करें? अपनी सास की हालत देखकर बिंदिया बहुत घबरा जाती है और वो टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे अपने गांव के तरीके से जड़ी बूटियों से एक काढ़ा बनाती है, जिस काढ़े को पीकर रोमा एकदम ठीक हो जाती है। अगले दिन डॉक्टर चेकअप के लिए आते हैं। थैंक गॉड कि आपकी बहू ने कल वो काढ़ा पिलाया, वरना आपकी जान तो खतरे में जा सकती थी। आपका बीपी शूट हो चुका था और साथ ही तेज बुखार भी आ गया था, जो दिमाग में जाने ही वाला था। बट थैंक्स टू बिंदियाज काढ़ा। वेल डन बिंदिया। डॉक्टर इतना कहकर चले जाते। रोमा को अपनी सारी गलतियों का एहसास हो जाता है। मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू सो मच बिंदिया, और मुझे माफ़ कर दो बहू। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत बर्ताव किया है। मैं ये भूल गई थी कि तुम गांव की हो और तुम्हारे लिए यहाँ शहर में रहना कितना मुश्किल है। लेकिन तुम जो भी हो, जैसी भी हो, बहुत अच्छी हो बिंदिया। और आप भी सासू माँ, आप तो एकदम बेस्ट सासू माँ हो। और तुम भी एकदम बेस्ट बहू हो। क्या हुआ अगर तुम मॉडर्न नहीं हो तो? लेकिन तुम्हारे देसीपन की बात ही अलग है। विवेक ने सही कहा था, ऐसी बहू मुझे आज की दुनिया में तो कहीं भी नहीं मिलेगी।
लव यू बिंदिया। लव यू टू सासू माँ। और इस तरह अंत में दोनों सास बहू एक हो जाती है और खुशी से रहने लगती है।